Hello everyone, I'm Raghi, and as you know that I was discussing about the fundamental concepts in organic reaction mechanism. So in this video I'll be discussing about fission of covalent bonds. It's chapter number 12, class 11. So let's begin with fission of covalent bonds. A covalent bond can get cleaved either by heterolytic cleavage or by homolytic cleavage. Fine. So hetero और homolytic cleavage अपने आप को define कर रहे हैं. होमो का मतलब है इक्वल अमाउंट्स में क्लीवेज और हेटेरो का मतलब है अनइक्वल अमाउंट्स में क्लीवेज. फाइन. सो विल स्टडी ओवर हियर अबाउट होमोलिटिक और सिमेट्रिकल फिशन. सिमेट्रिकल फिशन का मतलब है सिमेट्री के अंदर फिशन हो रहा है. होमो का मतलब है इक्वल अमाउंट में फिशन हो रहा है. तो होमो एंड सिमेट्रिकल वन और अदर द सेम थिंग. फाइन. सो होमोलिटिक और सिमेट्रिकल फिशन. इफ अ कोवेलेंट बॉन्ड breaks in such a way that each atom takes away one electron of the shared pair, it is called homolytic or symmetrical fission. Homolytic fission is usually indicated by a fish arrow which denotes a one electron displacement. देखिए अब जब दो आपको पता है कि एक जो बॉन्ड बनाते हैं उस एक बॉन्ड का मतलब है कि उस एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. तो ए और बी के बीच में जो बॉन्ड था उसमें एज यू नो कि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर होमोलाइटिक फिशन हो रहा है दैट मींस इक्वल अमाउंट फिशन हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पे जाएगा. दैट मींस मेरे को क्या मिलेगा ए और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्लस बी और इस बी के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन है. तो ए वन इलेक्ट्रॉन और बी वन इलेक्ट्रॉन का कैन से ए radical and B radical. So these are my free radicals. So A radical और B radical को हम क्या कहते हैं? Free radicals कहेंगे. ठीक है. तो यही यहाँ पर बात हुई है कि कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक करेगा इन सच अ वे, कोवेलेंट बॉन्ड जो ब्रेक करेगा होमोलैटिक फिशन में तो वो इस तरह से ब्रेक करेगा कि हर एक एटम जो है जो एटम है एक दो जो और भी से एक एटम जो हमारा बॉन्ड है उसके साइड में जो एटम्स हैं सो ईच एटम विल कैरी वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा कि ए के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन और बी के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन. सो हमें क्या मिला? ए रेडिकल और बी रेडिकल्स. और हमें क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स कहते हैं हमें. ठीक है ना. तो ए रेडिकल बी रेडिकल सी दे आर हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर. ए के पास भी वन इलेक्ट्रॉन और बी के पास भी वन इलेक्ट्रॉन. सो दीज आर ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ठीक है. ए रेडिकल बी रेडिकल दे आर नोन एज फ्री रेडिकल्स. ठीक है. आगे इधर. सो दीज फ्री रेडिकल्स आर व्हाट? दीज फ्री रेडिकल्स आर फ्री रेडिकल्स. दीज फ्री रेडिकल्स जो मैंने आपको बताया ए एंड बी के बारे में, जो फ्री रेडिकल्स के बारे में बताया. सो दीज फ्री रेडिकल्स आर न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज. सो दीज फ्री रेडिकल्स ए रेडिकल और बी रेडिकल है वो क्या है? दीज आर न्यूट्रल फ्री, दीज आर न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज. A radical and B radical are neutral chemical species which contain an odd or unpaired electron and which are produced by homolytic fission or covalent bond. बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा कि free radicals are neutral chemical species. ठीक है. and neutral chemical species में you know they are having an odd electron or an unpaired electron. ठीक है. odd electron और unpaired electron जो कहाँ से प्रोड्यूस हुए? by the homolytic fission. by the homolytic fission किसका? covalent bond का. ठीक है. hope this is clear. homolytic fusion, homolytic fission, this is homolytic fission usually occurs in non-polar bonds and is favored by high temperature, ultraviolet radiations and by the pressure of radical indicators such as peroxides. ठीक है. तो homolytic जो fission होता है ना वो usually non-polar bonds में होता है. It occurs in non-polar bonds which is favored by high temperature, ultraviolet radiations under the pressure of radical indicators such as peroxide. ध्यान रखिएगा homolytic fissions जो है वो हमेशा non-polar bonds में होगा. non-polar bonds का मतलब है कि इसमें कोई electronegativity नहीं है. जैसे कार्बन एंड कार्बन होती है तो कार्बन कार्बन है तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको होमोलाइटिक फिशन करूं तो एक कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन. इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रेजेंस नहीं, बिकॉज जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी वहां पोलैरिटी आ जाती है. तो सिंस मैंने बोला कि होमोलाइटिक फिशन नॉन पोलर बॉन्ड्स में अकर होगा. ठीक है. अब देखिए अगर मेरे पास ये R एंड X है. ये X जो है ना कोई और कुछ भी हो सकता है बट ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड नहीं होगा. यहाँ पर इट विल बी अ नॉन पोलर एटम ओवर है. ठीक है. तो R है और X है. अगर मैं इनको क्लीव करती हूँ होमोलाइटिकली तो R के ऊपर एक रेडिकल आता है और X के ऊपर एक रेडिकल आता है. तो दीज आर एल्काइल फ्री रेडिकल्स
एल्काइल रेडिकल्स आर क्लासिफाइड, जो ये मेरा आर है, दीज आर एल्काइल रेडिकल्स, और एल्काइल रेडिकल्स को हमने क्लासिफाई किया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के अंदर. सो एल्काइल रेडिकल्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, secondary and tertiary. Alkyl radicals stability increases as we proceed from primary to tertiary. Alkyl radicals की जो stability होती है ना वो increase करेगी as we move from primary to secondary. क्यों? क्योंकि primary में we are having CH3, suppose CH3 is primary, लेकिन जब हम tertiary में जाएंगे तो we will be having 3 methyl groups. और मैं आपको एक बात बता दूं, जो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे. तो जैसे जैसे डोनेटिंग ग्रुप्स बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली कार्बन नीड्स टू सैटिस्फाई इट्स वैलेंसी. तो जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर बढ़ेगी और वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है. तो एल्काइल रेडिकल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस एज वी प्रोसीड फ्रॉम प्राइमरी टर्शियरी. आप देख सकते हैं ये CH3 है, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेशन का भी कुछ भी नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, ठीक है ना. तो इसके ऊपर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है. देन इस इथाइल देखते हैं, 2 कार्बन एटम्स है तो ऑब्वियसली ये मिथाइल ग्रुप में इसमें कोई कुछ भी अटैच नहीं है, सिंपल है. ये मेरा मिथाइल ग्रुप है तो ऑब्वियसली इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू दिस, ताकि ये अपनी वैलेंसीज को फिल अप कर सके, CH2 अपनी वैलेंसी को फिल अप कर सके. तो मिथाइल से ज्यादा स्टेबल इथाइल, इथाइल से ज्यादा स्टेबल फिर आइसोप्रोपाइल, क्योंकि इसमें आई वाज हैविंग 1 मिथाइल ग्रुप, इसमें आई एम हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप्स, और इसमें मेरे पास 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं. तो आप देखिए जैसे जैसे मिथाइल बढ़ेगा, जैसे जैसे मिथाइल जो ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट है अगर वो बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डोनेशन की पावर बढ़ेगी. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेशन की पावर बढ़ेगी वैसे वैसे कार्बन जो है ना और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, वो अपनी वैलेंसी अटेन करेगा और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. यहाँ पर कार्बन देखिए 3 हाइड्रोजन आइटम्स है, फोर्थ चलो ठीक है लेकिन कुछ अटैच तो नहीं है, अनस्टेबल है. देन CH2 CH3, यहाँ 2 हाइड्रोजन से एक मिथाइल ग्रुप इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो अपनी वैलेंसी को फुल करेगा. यहाँ पर CH है यहाँ पर, और 2 मिथाइल ग्रुप्स और आ गए हमारे पास में, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर अपनी स्टेबिलिटी अच्छे से फिलअप करेगा. फिर उसके बाद टर्शियरी, यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप्स आ गए हैं और फिर हमारे पास एक कार्बन एटम है, ठीक है. तो ऑब्वियसली 3 मिथाइल ग्रुप्स होंगे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, कार्बन बहुत अच्छे से सैटिस्फाई हो जाएगा इस केस के अंदर, ठीक है. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एल्काइल रेडिकल स्टेबिलिटी. प्राइमरी से टर्शियरी में, प्राइमरी से जाते आते जब टर्शियरी पहुंचते हैं तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करती रहती है. सो आई होप दिस वीडियो इज वेरी मच क्लियर टू यू अबाउट द फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. एंड स्टिल यू अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाती है अबाउट द फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, देन डू राइट मी इन द स्पेस गिवन बिलो. इट्स मी राखी saying goodbye for now. Thank you.